हेलो बच्चों, आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिज़िक्स क्लास 11th का थर्ड चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जैसे कि आपको चैप्टर के टाइटल से ही क्लियर है, हम इस चैप्टर में क्या स्टडी करेंगे? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, लेट अस कंसीडर इट्स अ बॉडी। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है या ये कोई ऑटोमोबाइल है, ये कोई कार है, ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है, तो हम इसकी मोशन की स्टडी करेंगे। अच्छा, स्ट्रेट लाइन में जब मोशन होती है तो उस मोशन को क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, अब हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफ़ाइन अगर करनी होती है तो उसकी पोजीशन डिफ़ाइन करने के लिए हमें मेजरमेंट लेने की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर है, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया है, ठीक है, तो इसने कितनी लेंथ ट्रैवल की वो हमें मेजर करना पड़ेगा फ्रॉम पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। तो ये तो मोशन हो गई इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन में ना जाके ये वाई डायरेक्शन में अगर गया तो ये आपकी वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, तब हम डिस्टेंस मेजर करेंगे। ये आपकी एक तीसरी एक्सिस होती है, जेड एक्सिस। अगर जेड एक्सिस में इसने ट्रैवल किया, ठीक है, तो हम तीनों एक्सिस पे जब स्टडी करते हैं तो इस सिस्टम को कहते हैं हम कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, इसमें हम तीनों डायरेक्शंस को डिफाइन करते हैं। एक्स एक्सिस जनरली हम लेते हैं हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस हम लेते हैं वर्टिकल, और इन दोनों के परपेंडिकुलर लेते हैं हम जेड एक्सिस। ठीक है, तो इन तीनों से मिलकर बना होता है आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफ़ाइन करनी है कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, हमें इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी है, तो आप इसकी पोजीशन कैसे बताओगे? किसी एक पॉइंट को तो आप रेफरेंस मानोगे, ठीक है, उस पॉइंट के अबाउट हम इसके सारे मेजरमेंट्स लेंगे। तो जिस पॉइंट को हम रेफरेंस ले रहे हैं, हम इस पॉइंट को रेफरेंस ले रहे हैं, इस पॉइंट पे x, y, z तीनों की वैल्यू क्या हो जाएंगी? 0। ये ओरिजिन, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। ओरिजिन पे तीनों वैल्यूज़ क्या होती हैं? 0। जब भी ये ब्रैकेट में आपको कोऑर्डिनेट्स डिफाइन होते हैं, फर्स्ट वैल्यू डिफाइंस योर x पोजिशन, सेकेंड वैल्यू डिफाइंस द पोजिशन इन y डायरेक्शन, एंड थर्ड वैल्यू डिफाइंस द पोजिशन इन द z डायरेक्शन। ठीक है, तो ओरिजिन पे जो है आपके कोऑर्डिनेट x, y, z तीनों डायरेक्शन में 0 होते हैं। अब हमें इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी है। इस ऑब्जेक्ट का कुछ नेम दे दिया। क्या नेम दे सकते हैं हम इस ऑब्जेक्ट को? लेट्स, ऑब्जेक्ट हमारा P है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन? मतलब हम इसकी डिस्टेंस मेजर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस वन, मतलब आई एक्स एक्सिस में मेजर करेंगे कितनी डिस्टेंस है, और फिर इसकी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे इन y डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी हमें पोजीशन पता चल जाएगी। P की पोजीशन क्या है? x, y विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये तो हो गया आपका रेफरेंस और कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब जब हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में टाइम को भी कंसीडर करते हैं तब हम इसको क्या कहते हैं? बच्चों, जब कोऑर्डिनेट सिस्टम में टाइम भी इंक्लूड हो जाता है, ठीक है, हम इसकी पोजीशन निकाल रहे हैं एक्स वाई जेड पोजीशन किसी टाइम पे। लेट अस कंसीडर टाइम जब हमारी क्लॉक में हो रहा था 10 सेकेंड पे हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, फिर हमें देखना है इसकी पोजीशन अगर चेंज होती है टाइम आफ्टर 20 सेकेंड और आफ्टर 30 सेकेंड। तो जब हम टाइम भी कंसीडर करते हैं तो हम इसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहते हैं? तब हम इसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक नॉलेज है कोऑर्डिनेट सिस्टम की। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ये बेसिक आपकी डेफिनेशन आ सकती है कि व्हाट इज़ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, व्हाट इज़ रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन इज़ द
स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, अब बात करते हैं हम पाथ लेंथ की कि बच्चों पाथ लेंथ क्या होती है। चलो एक डिस्टेंस कंसीडर करते हैं, उस डिस्टेंस के दोनों तरफ हम डिस्टेंसेस को मेजर करेंगे। लेट अस कंसीडर दिस इज द पॉइंट O, इससे कुछ दूरी पे है एक पॉइंट P, यहाँ है Q एंड हेयर इज द पॉइंट R। यहाँ पे कुछ डिस्टेंस ऐसे ले लो 50, 100 एंड P पे है 150, 200 एंड दिस इज 250। यहाँ पे ले लो -50, -100, -150 एंड हेयर इज -200। अच्छा, मैंने माइनस क्यों लिया है? जब भी कोई रेफरेंस पॉइंट हम कंसीडर करेंगे, उस रेफरेंस पॉइंट के राइट हैंड साइड की जितनी डिस्टेंसेस होंगी उनको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और उस पॉइंट के लेफ्ट में जितनी डिस्टेंसेस होंगी उसको हम नेगेटिव में कंसीडर करेंगे। ये नेगेटिव साइन जो है वो डायरेक्शन इंडिकेट करता है सिर्फ। ठीक है, मतलब हेयर ऑल द वैल्यूज़ विल बी नेगेटिव, और जब आप इधर जाओगे तो ऑल द वैल्यूज़ विल बी पॉजिटिव। तो इफ़ समवन ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट O टू पॉइंट B, व्हाट विल बी द पाथ लेंथ। ठीक है, अगर किसी ने ट्रैवल किया O पॉइंट से P पॉइंट तक, तो उस कंडीशन में पाथ लेंथ क्या होगी। हम ये कंसीडर करते हैं सारी डिस्टेंसेस जो हैं ये मीटर में हैं, तो उसके केस में पाथ लेंथ क्या होगी, सिंपली देख के बता दो। O टू P, OP लेंथ कितनी है, 150 मीटर। ठीक है, अब O से P जाने के बाद वो P से Q गया, तो टोटल पाथ लेंथ क्या हो जाएगी, टोटल पाथ लेंथ OP प्लस PQ ये हो जाएगी। इसको कैसे डिनोट करेंगे, OQ से। OP कितनी है हमारी 150, और P से Q तक की डिस्टेंस कितनी है 100, ये टोटल कितनी हो जाएगी 150, टोटल 250। टोटल 250 हम 0 से डायरेक्टली यहाँ तक मेजर करें तब भी 250 आएगा, या तो हम पहले O से P मेजर कर लेंगे फिर P से Q मेजर कर लिया, ये गैप जो हो गया गैप इज़ 100। ठीक है, तो ये हमारी पाथ लेंथ जो आ गई वो OQ आ गई 250 तक। ठीक है, अगर हम ये कंसीडर करते हैं थर्ड केस के ट्रैवल जो किया O से P किया, P से Q किया और Q से फिर वापस P पे आ गए, तो उस कंडीशन में पाथ लेंथ कितनी होगी, उस कंडीशन में पाथ लेंथ क्या होगी, OQ, O से तो Q तक गए प्लस Q से फिर वापस आ गए, QP डिस्टेंस ट्रेवल की, तो OQ कितना है 250 प्लस QP अगेन 100, तो ये आ जाएगा 350 मीटर। मतलब हमने जो पाथ ट्रैवल किया, जो हमने पाथ लेंथ कवर की वो कितनी की 350 मीटर। इसमें अगर आप ये पूछोगे जब हम रिवर्स आए तो मैंने नेगेटिव साइन क्यों नहीं कंसीडर किया, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं, हम यहाँ पर सिर्फ पाथ लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लिया। जबकि हमारी जो मोशन थी सेकंड कंडीशन में वो रिवर्स थी। हमें सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि जब हम O से Q पे गए और Q से वापस P पे आए तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितनी थी, टोटल पाथ लेंथ कितनी थी, इसलिए नेगेटिव साइन को इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, पाथ लेंथ क्लियर है। अब आते हैं हम डिस्प्लेसमेंट पर। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट वही टर्मिनोलॉजी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करता है। ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसमें डायरेक्शन भी होती है और इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है। अब आप डिफरेंस समझिए, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के बीच में डिफरेंस क्या होता है, किसको कहते हैं वेक्टर, किसको कहते हैं स्केलर। ठीक है, वेक्टर वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें डायरेक्शंस भी होती हैं और मैग्नीट्यूड भी होता है। इसकी डिटेल स्टडी आप पढ़ोगे। स्केलर वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, स्केलर का एग्जाम्पल अगर हम लें तो हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक है,
वेक्टर का अगर एग्जांपल लें तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है और डायरेक्शन क्या होती है, जैसे मैंने बताया x इज इक्वल टू +40 मीटर, ठीक है। तो ये +40 क्या है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब कि क्वांटिटी है, कि इतनी क्वांटिटी में एग्जिस्ट कर रहा है। अब मैंने इसके पहले प्लस लगा दिया, तो प्लस का मतलब क्या है कि इसकी डायरेक्शन डिफाइन कर रहा है कि ये ओरिजिन के राइट हैंड साइड पे ही जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसमें मैग्नीट्यूड भी है, इसमें डायरेक्शन भी है, ये हो गई आपकी फैक्टर क्वांटिटी। अगर मैं सिंपली बोलूँ x इज इक्वल टू 40, तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करता है, ठीक है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट 0 पे रेस्ट कर रहा था, वो 0 से चला गया, या O पॉइंट पे रेस्ट कर रहा था, वो O पॉइंट से चला गया टू द पॉइंट P, तो वो कितना डिस्प्लेस्ड हुआ। कोई भी ऑब्जेक्ट O पॉइंट पर था, वो O पॉइंट से मूव हो गया P पॉइंट पे, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इस केस में, अगर इसको x कहेंगे तो हो जाएगा +150, ठीक है। फिर P पॉइंट से वो वापस आ गया हेयर S पॉइंट पे, तो अब कितना डिस्प्लेस हुआ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O के रिस्पेक्ट में अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो पहले कितना गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया क्या, डेल्टा x इज इक्वल टू x2 माइनस x1। x2 कितनी है, x2 हम किसको बोलेंगे, जो सेकंड वाली पोजीशन है इसकी ये, और x1 हम बोलेंगे जो फर्स्ट वाली पोजीशन है इसकी ये। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। x2 कितना है 100, x1 कितना है 150, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा -50 मीटर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा अपने साथ डायरेक्शन ज़रूर डिफाइन करता है विद रिस्पेक्ट टू मतलब इन एडिशन टू मैग्नीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट में दोनों चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती हैं। अब इसके कुछ ग्राफ्स हैं, और ग्राफ समझते हैं। बस डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं, यहाँ लेंगे हम x डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे लेंगे हम टाइम t, ठीक है। हम हमेशा टाइम को x एक्सिस पे लेते हैं, क्यों लेते हैं, यहाँ हमेशा इंडिपेंडेंट पैरामीटर आता है। जब भी किन्हीं दो क्वांटिटीज़ में हमें ग्राफ प्लॉट करने होते हैं, जो इंडिपेंडेंट पैरामीटर होता है वो x एक्सिस पे आता है, और जो डिपेंडेंट पैरामीटर होता है वो y एक्सिस पे आता है। ये हमारी y एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस, और x हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। तो टाइम हमेशा इंडिपेंडेंट पैरामीटर होता है, टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता, सब चीज़ें टाइम पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो जब हम इस ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं, और मान लीजिए हमारा ग्राफ है ये, ठीक है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दे देते हैं 0, 20, 40, 60, 80। तो ये ग्राफ क्या प्लॉट कर रहा है कि हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है, ये ग्राफ आता है, और आपसे पूछा जाए डिफाइन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, या किसी कार के लिए पैरामीटर डिफाइन किए गए हैं, और वो आपसे ये पूछ रहा है कि डिफाइन द पोजीशन ऑफ द कार, तो इस ग्राफ का मतलब ये है, ये x पर है, x की वैल्यू फिक्स्ड है, x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है, x यूनिफॉर्म है, ठीक है, मतलब ये रेस्ट पे है, बॉडी इज एट रेस्ट। इस ग्राफ से हमें ये पता चलता है कि बॉडी इज एट रेस्ट, ये कार इज एट रेस्ट, ठीक है। अगर हमारे पास ग्राफ ऐसे आता है तो ये हमारा हो गया x डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया हमारे पास टाइम। टाइम ले लो यहाँ पे 0, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड। x की वैल्यू आ गई 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है। तो ये क्या डिफाइन करेगा ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन किस लिए है, अगर हम कोई भी पॉइंट कंसीडर करें,
उस पॉइंट पे एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ में अगर चेंज हम फाइंड आउट करेंगे तो उससे ये पता चलेगा कि इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फिक्स इंटरवल पे फिक्स अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मतलब अगर कार 10 मीटर चल रही है शुरू के 5 सेकंड में, ठीक है, तो फिर वो नेक्स्ट 10 मीटर जो ट्रैवल करेगी वो 5 सेकंड में ही करेगी। मतलब टोटल टाइम टेकन विल बी 10 सेकंड एंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी 20 मीटर। तो इस कंडीशन में मोशन को क्या कहेंगे हम? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन आएगी नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब होता है एक सी, एक ही टाइप की, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा, उसको कहते हैं यूनिफॉर्म। अगर हमारा ग्राफ कुछ ऐसे आ रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कैसे पता चलेगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का? मतलब फर्स्ट के 5 सेकंड में तो कार ट्रैवल कर लेगी 10 मीटर, अगले 5 सेकंड्स में कार ट्रैवल करेगी 20 मीटर, कुछ भी हो सकता है। अगले 5 सेकंड में कोई भी रैंडम वैल्यू ले सकती है 15 मीटर, अगले 5 सेकंड में कोई भी रैंडम वैल्यू 18 मीटर। तो जब ट्रैवलिंग सिचुएशन ये है, अलग अलग डिस्टेंसेस को ट्रैवल करने में टाइम अलग अलग लग रहा है, यूनिफॉर्म टाइम नहीं लग रहा पहले की तरह। पहले के केसेस में 5-5 सेकंड में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही थी, अब वो सिचुएशन नहीं है। तो इस सिचुएशन में जो हमारी मोशन होगी वो मोशन होगी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब देखते हैं वेलोसिटी क्या होती है। अब देखते हैं बच्चों एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होती है। वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या होती है वेलोसिटी की डेफिनेशन? वेलोसिटी की डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब आपका किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जो चेंजेस आ रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंजेस आ रहे हैं, उसकी रेट को हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये 0 पे था, फिर ये x1 पे हो गया, ये x2 पे हो गया, यहाँ पे टाइम था t1, यहाँ पे टाइम था t2। तो ये टोटल कितना डिस्प्लेस हुआ? 0 से x1 हुआ, फिर x1 से x2 हो गया। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इसकी वेलोसिटी होगी x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना हुआ इसका? x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम वेलोसिटी। अच्छा, इसके ऊपर वेक्टर क्यों लगाया? क्योंकि ये साइन क्यों लगाया मैंने, बार क्यों लगाया? क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी नहीं है, इसमें डायरेक्शन मैटर करती है। अगर x2 माइनस x1 की जगह x1 माइनस x2 है डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, तो यहाँ पे आंसर वेरी कर सकता है आपका। मतलब डायरेक्शन डिफाइन करेगा, वो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव भी हो जाता है। फिर बात करते हैं हम एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड किसको कहते हैं? एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। ठीक है, तो इसमें ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितनी की है वो कंसीडर करेंगे। जैसे 0 से x1 पे गया, x1 पे था मान लीजिए 10, x2 पे है 20। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट पहले गया 0 से x1, x1 से x2 और x2 से वापस यहाँ पे आ गया। ठीक है, उस केस में हमारी एवरेज स्पीड कितनी होगी? मतलब 0 से x1 से x2 पे टोटल डिस्टेंस की 20 ट्रैवल, और फिर यहाँ से वापस यहाँ पे आ रहा है, तो 20 + 10 हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन, मान लिया टाइम इसको लगे 5 सेकेंड, तो ये हो गया 30/5, कितना आ गया? 6 मीटर पर सेकेंड। इसकी यूनिट क्या होती है? वेलोसिटी हो या स्पीड हो, दोनों की यूनिट सेम होती है, मीटर पर सेकेंड। यूनिट याद रखिएगा बच्चों, मीटर पर सेकेंड। और इसकी डायमेंशन क्या होती है? कल हमने वैसे बात की थी,
प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था वेलोसिटी और स्पीड, इसकी डायमेंशन क्या होगी, यूनिट जब मीटर पर सेकंड है, मीटर को क्या लिखते हैं एल और सेकंड को टी, तो इसकी डायमेंशन हो गई एल टी माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड की। इंस्टेंटेनियस, जैसे कि टर्म से क्लियर है, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर हमें फाइंड आउट करनी है स्पीड या वेलोसिटी, तो हम उस वेलोसिटी को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। पहले जो हम पढ़ रहे थे, पहले हम पढ़ रहे थे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी और स्पीड का फाइंड आउट करते हैं फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, 10 मिनट के लिए इतनी हमारी स्पीड हो गई, 20 मिनट के लिए इतनी स्पीड हो गई। इंस्टेंट कब करते हैं, इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे हमें फाइंड आउट करनी होती है स्पीड या वेलोसिटी, तो उसको ये क्या होता है, वी इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो इसको कम फाइंड आउट करेंगे, डेल्टा टी लिमिट टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए ग्राफ की हेल्प से समझते हैं कि इसको फाइंड आउट कैसे करना है। ये हमारा टाइम हो गया, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व हमारा कुछ इस तरह से है। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ टाइम की मार्किंग कर लेते हैं, 2, 4, 6, 8। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ले लो ऐसे ही 20, 40, 60, 80, 100, 120। तो जिस किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमें फाइंड आउट करना है, लेट अस कंसीडर एट t इज इक्वल टू 12 पे हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ से इंस्टेंट वेलोसिटी निकाल सकते हैं। v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे आ जाएगी, dx अपॉन dt। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये 40 से थोड़ा सा कम है, लेट अस कंसीडर 38, इसको कंसीडर कर लेते हैं, और टाइम कितना है 12, तो 12/38 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो इन दोनों में यही डिफरेंस होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, एवरेज वेलोसिटी होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इंस्टेंट मतलब किसी भी इंस्टेंट पे, जब टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड है, t इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स है, t इज इक्वल टू 12 सेकेंड्स है, तो उस इंस्टेंट पे जो हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है वो ऐसे फाइंड आउट करनी है।